कहानी का शीर्षक है धोखेबाज पति। अरे पायल, तुमने अभी तक माँ के कपड़े नहीं बदलवाए हैं। तुम्हें मालूम है ना, आज भैया भाभी माँ से मिलने आने वाले हैं। माँ को ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अच्छा चलो, अब जाकर पहले माँ के कपड़े बदल दो, उसके बाद बाकी सब काम करना। प्रशांत पायल को आवाज़ देते हुए बोलता है। प्रशांत, मैं कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ कि माँ की देखभाल के लिए एक नर्स रख लो, लेकिन तुम हो कि एक नर्स रखते नहीं बनता है तुमसे। अब शशि तो कुछ देर में आने ही वाली है, वही आकर बदलेगी माँ के कपड़े। पायल ने भी पलटकर जवाब दिया। पायल, तुम्हें बताया तो है मैंने कि अभी मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने पहले ही मुझसे पूछे बिना शशि के 3,000 रुपये बढ़ा दिए। पैसे क्या पेट पर लगते हैं? प्रशांत ने चिढ़ते हुए पायल से कहा। हाँ जानती हूँ, पैसे पेट पर नहीं लगते हैं, परंतु तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो। तुम्हारे भैया भाभी भी तो तुमको बराबर पैसा देते हैं माँ के इलाज के लिए। उन पैसों को तो तुम अपनी जेब में संभाल के रख लेते हो। माँ जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयाँ डिस्पेंसरी से आ जाती हैं, फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर आता है। आज तो पायल भी प्रशांत को बराबर जवाब दे रही थी। हाँ, जैसे और तो खर्चे हैं ही नहीं घर में। एक तो ये आने जाने वाले लोगों से ही दुखी हो गया हूँ मैं। अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं, यहाँ आते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के खर्चे नहीं होते? अरे तुम बहू हो, क्या तुमसे अपनी सास की सेवा नहीं होती है? कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। देखो, मैंने तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया है जो उनकी सेवा करती रहूँगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूँ उनकी, एक और बहू भी है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी हालत? क्या तुमने समझी थी मेरी हालत? कहते कहते पायल की आंखों में आंसू आ गए। बस, तुमसे तो गड़े मुर्दे उखड़वा लो। तुम्हारी माँ में और मेरी माँ में बहुत फ़र्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर माँ को सुनाई देगा तो माँ क्या सोचेगी। आज अपनी सास को तरसा रही हो तो कल को तुम भी तरसोगी। याद रखो, तुम इंसान अपने किए हुए कर्मों के फल को इसी दुनिया में रहकर भोगता है। प्रशांत ने गुस्से में कहा। फिर तो समझ लो कि तुम्हारी माँ अपने किए कर्मों को ही भुगत रही है। मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पर थी, लाचार थी। बदले में तुम्हारी माँ ने और तुमने क्या किया था, याद है ना तुम्हें, या भूल गए? कहते कहते पायल के आंसू जब रुके नहीं तो वह अपने कमरे में चली गई। पायल अपनी माता पिता की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। घर वालों ने उनकी दूसरी शादी के लिए दबाव भी बनाया था, पर पायल के रहते उन्होंने दूसरी शादी के लिए हाँ नहीं की थी। आखिर एक उस स्कूल में उन्होंने अध्यापिका के पद पर नौकरी करके उन्होंने अपनी बेटी पायल को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब पायल ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने प्रशांत से उसका विवाह करवा दिया। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। पायल की विदाई के बाद अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ उनका एक 3 कमरों का मकान था। दिन में तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती थी, जिससे उनका अकेलापन भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता था। इधर पायल भी अपने ससुराल में खुश थी। घर में सास रत्ना जी
और पति प्रशांत ही थे, जबकि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन अचानक पायल के पास उसके मायके में पड़ोस में रहने वाली गुप्ता आंटी जी का फ़ोन आया। उन्होंने पायल को बताया कि यहाँ पर तुम्हारी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये सुनकर पायल प्रशांत के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हुई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसलिए बाईपास करना ज़रूरी था। खैर, मम्मी का मेडिकल इंश्योरेंस था तो सब कुछ आसानी से हो गया। प्रशांत तो तीसरे दिन ही वापस आ गया था, पर पायल वहीं रह गई। 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना था। उसने इस बारे में प्रशांत से बात की तो उसने चिढ़ते हुए कहा कि यार, मेरी भी तो माँ यहाँ अकेली है, इतने दिन वहाँ छोड़ दिया, वो क्या कुछ कम है? आखिर माँ भी तो अकेली यहाँ परेशान हो रही है। माँ से अब इतना काम नहीं होता। अब कुछ भी हो, तुम तो यहाँ वापस आ जाओ। प्रशांत के फैसले को सुनकर पायल वापस आ गई, लेकिन अपने साथ वह अपनी माँ को भी वहीं ले आई। आखिर उन्हें वहाँ पर अकेली किसके भरोसे छोड़कर आती? पायल की माँ को भी साथ में आया देखकर रत्ना जी और प्रशांत दोनों का मुंह बन गया। वह दोनों तो पायल और उसकी माँ से सीधे मुंह से बात भी नहीं कर रहे थे। कई बार रत्ना जी वहीं पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाती थी, ताकि उनकी आवाज़ पायल की माँ के कानों तक पहुँच जाए। अरे, पहले के लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, पर हाय रे कलयुग, आज तो बेटी के घर में आकर टिक जाने का ज़माना आ गया है। जाने कैसे बेशर्म लोग होते हैं। तो कभी कहती, अरे, जो बेटी के घर आकर रहता है उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। शास्त्रों में लिखा है, ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं। सास की ये तीखी बातें सुनकर पायल को दुख तो बहुत होता था, परंतु वह कुछ कर नहीं पाती थी। माँ ने उसे साफ मना कर रखा था कि मेरे लिए अपना ससुराल मत बिगाड़ना, और वह पायल से जाने की जिद करती तो पायल उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सुन सुनकर धीरे धीरे उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन पायल अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन प्रशांत घर पर ही था। अपनी कुछ ज़रूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कि कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए थे। उसने उठाकर उन्हें देखा तो वो पायल के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद यहाँ आते समय पायल वो सब यहाँ ले आई थी। उसने इस बारे में रत्ना जी को बताया तो रत्ना जी ने कहा, बेटा, आज नहीं तो कल तेरी सास को तो मरना ही है, फिर तो सब कुछ तेरा ही है। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ना, फिर लोन की क्या ज़रूरत है। पर माँ, इसमें तुम्हारी बहू की ओर उसकी माँ की राजी होगी तभी तो होगा। वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, बस तू ज़रूरी पेपर्स बनवा ले और फिर पायल को यहाँ से किसी काम के बहाने ले जाना।
रत्ना जी ने कहा। 5-6 दिन पश्चात प्रशांत ने पायल से तैयार होने को कहा। सुनो पायल, तुम तैयार हो जाओ। बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं गए, तो आज हम मूवी देखने चलेंगे। पर पायल ने मना कर दिया तो प्रशांत नाराज़ हो गया। इस पर पायल की माँ को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पायल को समझा बुझाकर प्रशांत के साथ भेजा। जब पायल और प्रशांत घर से चले गए तो रत्ना जी पायल की माँ के पास आकर बैठ गई। समधन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें भेज दिया। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इस बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर पायल की मम्मी मुस्कुरा दी। तब रत्ना जी ने कहा, देखिए ना समधन जी, अब उम्र हो गई है, हारी बीमारी तो लगी ही रहती है। पर इस महंगाई के दौर में दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसलिए मैंने तो अपने लिए आज प्रशांत से कहकर ये फॉर्म मंगवाया है, ताकि कम से कम दवाइयाँ तो मुफ्त की मिल ही जाए। फिर सोचा आपको भी ज़रूरत होगी तो आपके लिए भी फॉर्म साथ में ही मंगवा लिया है। उनकी बात सुनकर पायल की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया है। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो गई है। इसलिए तो समधन जी मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने तो साइन कर दिए हैं, आप भी इस पर साइन कर दो। बाकी डिटेल तो कुणाल भर देगा। कहते हुए उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया जिस पर उन्होंने साइन कर रखे थे। उनकी बात मानकर पायल की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन कर दिए। 2-3 पन्नों के इस फॉर्म पर साइन करने के बाद रत्ना जी उनसे बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम करो। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूँ। यह कहकर रत्ना जी उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से पायल और उसकी माँ से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि प्रशांत उन्हें अपने पैसों से दवाई लाकर देता था और कह देता था कि ये सरकार की तरफ से मुफ्त थी। लेकिन एक सवा महीने बाद अचानक पायल के मायके में पड़ोस में रहने वाली गुप्ता आंटी का दोबारा फ़ोन आया। माँ का हालचाल पूछ लेने के बाद उन्होंने प्रशांत के हाथों उनके मकान के बिक जाने की बात कही। तब जाकर उसे पता चला कि इतना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात उसका प्रशांत और रत्ना जी से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था, पर दोनों बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही तो था, बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो गलत क्या है। हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तो तरक्की हो रही है। पर ये तो धोखा है। आपने धोखे से मेरी माँ के साइन करवाए पेपर पर। अब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जो बन पड़े कर लो।
रत्ना जी हाथों को नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। उन लोगों के झगड़े की आवाज़ अंदर तक पायल की माँ के कानों तक भी पहुँच रही थी। पायल जब उनके पास गई और बोली, माँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को, आज तो मैं इनको पुलिस के हवाले करके ही रहूँगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें इन लोगों ने। ऐसे धोखेबाज पति से अब चाहे तलाक ही क्यों ना लेना पड़े, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, सज़ा तो दिलाकर रहूँगी। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगी, मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई नहीं है, पायल की माँ ने रुआंसी होते हुए कहा। परंतु माँ, इन धोखेबाजों को सबक सिखाना तो ज़रूरी है। नहीं पायल बेटा, ऐसा कुछ मत करना। जीवन साथी के बिना जीवन बेकार है, अकेले जीवन नहीं कटता है। कम से कम कोई तो है तेरा, अच्छा है या बुरा है, जैसा है तेरा जीवन साथी है। तू बस इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सज़ा तो भगवान इन्हें देगा। तुझे बस मेरी कसम है कि तू ऐसा कुछ मत करना। पायल की माँ ने अपनी कसम देकर उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक लिया। पायल ने माँ की बात मान तो ली, पर उसके मन में अपने पति प्रशांत और उसकी माँ के प्रति गुस्सा कम न हुआ। पायल की माँ इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पायल को माँ के जाने का बेहद दुख था, पर रत्ना जी और प्रशांत को कोई दुख नहीं था। उनके लिए तो बस बला टली थी। इस बात को भी 5 साल हो चुके थे। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का कोई दुख नहीं था, लेकिन अभी 2 महीने पहले प्रशांत के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी वो प्रशांत को कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में प्रशांत और रत्ना जी उसके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। प्रशांत को तो हल्की फुल्की चोटें आई थी, परंतु रत्ना जी को बहुत ज़्यादा लगी थी। 20 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में ही रही। वहाँ तो नर्स ने संभाल लिया था, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत होती थी। लेकिन पायल ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया था। आखिर कुछ देर बाद उसके जेठ जेठानी वहाँ पहुँच गए। जेठानी ने ही आकर रत्ना जी को संभाला। यह देखकर प्रशांत ने पायल से कहा, देखो, भाभी भी तो एक बहू है जो अपने सास की सेवा में तत्पर है, वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं जिसे अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता है। इससे पहले कि पायल कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने प्रशांत, कुछ बहुएं अपनी सास की सेवा कर लेती हैं। बस बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया, पर तुमने माँ के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी और उसकी माँ को धोखा दिया। फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने भैया की बात सुनकर प्रशांत चुप हो गया। तभी भाभी ने कहा कि देवर जी, कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है। मेरा पति ऐसा कर देता तो जेल की हवा खिला देती। ये सुनकर तो प्रशांत ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। भैया भाभी तो 2 दिन वहाँ रहे, पर भाभी ने ही रत्ना जी को संभाला। पायल तो एक बार भी रत्ना जी के कमरे में नहीं गई और ना ही भैया भाभी ने उससे कुछ कहा।
आखिर वह भी पायल से कैसे उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि रत्ना जी और प्रशांत ने इतना बड़ा धोखा जो दिया था पायल को। उन दोनों के द्वारा इतना बड़े धोखा देने के बाद वो उनकी माँ की सेवा करेगी, ऐसा सोचना भी बेकार था। इस तरह के हालात देखकर भैया भाभी रत्ना जी को अपने साथ ही ले गए, परंतु उन्होंने जाते जाते प्रशांत को अवश्य समझाया कि अपनी गलती को सुधार ले। माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर कल को तुझे कोई परेशानी हुई तो तेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जिस जगह खड़ा था आज भी उसी जगह खड़ा है। क्या पाया तूने अपनी पत्नी और सास को धोखा देकर? धोखे का एक भी पैसा नहीं बचा तेरे पास, और उल्टे तेरा भी पैसा चला गया तेरे बिजनेस नुकसान से, और तेरी पत्नी का विश्वास सदा के लिए तेरे ऊपर से उठ गया। भाई, कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए अभी भी संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दंभ भरा हुआ था प्रशांत के भीतर कि उसने अभी भी अपने किए की माफ़ी अपनी पत्नी पायल से नहीं मांगी, और ना ही पायल ने ही उससे कभी स्वयं से कोई माफ़ी की उम्मीद की थी। पायल तो बस समाज को दिखाने के लिए पति प्रशांत के साथ रह रही थी, वरना तो प्रशांत के लिए प्रेम तो पायल के मन में कब का समाप्त हो चुका था। और भगवान की लीला देखो, पायल और प्रशांत के विवाह को काफ़ी साल हो चुके थे, परंतु उनको अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। और पायल इस बात से बिल्कुल भी दुखी या परेशान नहीं होती थी। वह तो उल्टे भगवान को धन्यवाद देती थी कि हे भगवान, अच्छा हुआ तूने ऐसे दुष्ट और धोखेबाज इंसान के घर कोई संतान नहीं दी, वरना तो यह दुष्ट व्यक्ति अपनी संतान को भी धोखेबाजी की ही शिक्षा देता, जो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य न होती। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।